अरे क्या बात है, लास्ट में दिख रही नहीं हो। नहीं पहचान गया मैं, नहीं दिख रही। आइए सर। भगवान कौशिक जी, मिशन इम्पॉसिबल के प्रेसिडेंट दगे जी, आइए आइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सलीम जी ने मुझे बुलाया यहाँ पे और उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं। मुझे परवेश ने बताया कि आज हमने एक गणतंत्र का रूप लिया। एक आज़ादी होती है, एक गणतंत्र। आज़ादी हमें 1947 में मिली, गणतंत्र 1950 में मिला। और गणतंत्र हम कैसे बने? जैसे उन्होंने बोला कि प्रिंसली स्टेट्स थे, 100 के ऊपर प्रिंसली स्टेट्स थे, वो सारे डिसॉल्व हो गए और एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बने। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो प्रपोज किया गया कि यूनियन ऑफ स्टेट बनना चाहिए और हर एक प्रिंसली स्टेट को एक मैंडेट दिया गया कि आप एक सेंटर होगा और एक स्टेट होगी और स्टेट जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग, हर एक चीज अपना बना सकते हैं। तो उसके तहत बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने बोला कि हमारे को नहीं बनाना, हम विलीन हो जाएंगे। लेकिन दो स्टेट्स ऐसी थी, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद। ये दोनों स्टेट्स ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने वो ड्रॉप कर दिया। उसके पीछे भी कहानी है सरदार पटेल से जुड़ी हुई। वो उसके आई डोंट नो, मैं उस एरिया में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एक अलग स्टेट बना और 1970 तक जम्मू एंड कश्मीर का खुद का एक वजीर आजम, एक प्राइम मिनिस्टर था। ये एक सच्चाई है, इसको हम झुटला नहीं सकते। आस्ते आस्ते करके जम्मू एंड कश्मीर के जो पावर्स है वो खत्म किए गए और लास्टली अभी 5 अगस्त 2019 को 370 जो है वो सेक्शन 370 एब्रोगेट किया गया। वो सही है नहीं है वो मुद्दा आज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास में सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, वो ठंडे बक्से में डाल दिया। लेकिन एक चीज आपको समझनी जरूरी है कि 370 का एब्रोगेशन है वो इलीगल है। वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 370 का एब्रोगेशन तभी हो सकता है जब जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं कि हम इंडिया में विलीन होना चाहते हैं। और जब ये एब्रोगेट किया गया तभी जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल था। प्रेसिडेंट रूल होने के मतलब है कि असेंबली जो थी वो फंक्शनल नहीं थी। पहली बार कुछ ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एग्रीमेंट। ही हैज साइंड एज द असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ही हैज साइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वो एग्रीमेंट पास हो गया, वो लॉ पास हो गया। तो वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पहले जो ये स्ट्रक्चर, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाया गया था उसमें स्टेट्स थी और सेंटर था। सेंटर के पास में कुछ पावर्स थी और स्टेट के पास में कुछ पावर्स थी। इनिशियली ऐसा सोचा गया था कि सेंटर के पास में डिफेंस, मिलिट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस, ये 4 पावर थी स्टेट के, सेंटर के पास रहेंगी। बाकी सारी पावर्स जो थी वो स्टेट्स के पास रहनी थी। आस्ते आस्ते करके उसमें बहुत सारे, अभी आपने देखा रिसेंटली फार्मर एजुकेशन हुआ, जो फार्म लॉज है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, उसमें सेंटर कोई भी कानून नहीं बना सकता। लेकिन फिर भी इन्होंने कानून बनाया। कैसे बनाया? इन्होंने फार्म
लॉ नहीं बनाया, इन्होंने ट्रेड इन फार्म लॉ का एक लॉ बनाया। जो ट्रेड है वो सेंटर के पावर में, तो सेंटर ने अपना वो पावर यूज करके ट्रेड इन फार्म लॉ करके बनाया, जो कि फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया और आपने देखा कि गवर्नमेंट ने वो पूरा विड्रॉ किया। तो ये जो रोल ऑफ सिटीजन्स है वो बहुत ही क्रिटिकल रोल है डेमोक्रेसी में। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है, ये क्रिकेट मैच नहीं है। हम क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन हमारी जो डेमोक्रेसी है एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है। हमारे को उसमें पार्टिसिपेट करना, हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, हम वोट डालते हैं, हर एक लेवल पे हम वोट डालते हैं। अभी मीरा भाईंदर में इलेक्शन होगा, वहाँ वोट डालेंगे, एमएलए का इलेक्शन होगा, वहाँ वोट डालेंगे, सेंटर का इलेक्शन होगा, वहाँ वोट डालेंगे, तो हम पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन खाली वोट डालना पार्टिसिपेशन है क्या? खाली वोट डालना, अगर आप हर 5 साल में एक वोट डाल देते हो तो वो एक पार्टिसिपेशन नहीं है, आपको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जैसे आप लोग यहाँ आए तो ये एक साइन है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग को ये जानना है और ये सोचना है कि हम ये पूरा जो डेमोक्रेसी है इसको कैसे चला सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है सिटीजन का, कोई भी एक सिटीजन का, वो ये है कि आप कोई भी एक आदमी को डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ के बारे में बताइए। वो आदमी आपका वाइफ या हस्बैंड हो सकता है, वो आदमी आपका बच्चा हो सकता है, वो आदमी आपका नेबर हो सकता है, वो आदमी आपका फ्रेंड हो सकता है। अगर आपको नॉलेज है तो आपका ये फर्ज बनता है एज अ रोल ऑफ अ सिटीजन who is concerned about the democracy कि आप अपनी नॉलेज को किसी के साथ शेयर करिए, उनको बताइए, उनको सिखाइए, वो बहुत जरूरी है। तीसरा मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोग नॉर्मली चुप रहते, वो डेमोक्रेसी में चुप रहना एक ऑप्शन नहीं है। अगर आप चुप रहते हैं तो उसको आपका समर्थन माना जाता है, वो ऐसा माना जाता है कि आप ये बात के साथ में, भले आप वो बात के साथ नहीं है, आपके अंदर एक कला है, आपके अंदर एक उथल पुथल है, आप नहीं चाहते हैं कि ये बात ऐसी हो, लेकिन आप बोलते नहीं है। बोलना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। महात्मा गांधी ने बोला कि बोलो, स्टेट योर ट्रूथ इवन इफ यू आर द माइनॉरिटी ऑफ वन हु इज स्टेटिंग योर ट्रूथ, बट स्टेट इट एनीवे। बहुत बोलना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि बहुत सारे टाइम क्या होता है कि हम लोग बोलते नहीं हैं, और कोई फ्रेंड होता है या उसको हम फुल्ली सपोर्ट नहीं करते, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे विचार से इत्तेफाक नहीं रखता है, तो हम उससे बात नहीं, उससे डायलॉग एस्टैब्लिश नहीं करते। तो डायलॉग एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। आपको बोलना है और अपने हर एक फ्रेंड को ये समझाने की कोशिश करनी है कि क्या सही है और क्या गलत है। भले उसके विचार अलग हो, भले वो आपके बात से इत्तेफाक नहीं रखता हो, लेकिन आप उससे बात, वार्तालाप और डायलॉग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसी बात होती है कि हम माइनॉरिटी हैं, हम हिंदू हैं, या हम ओबीसी है, या हम एसटी है, या एससी है, या हम मुस्लिम है, या सिख है, या ईसाई है, हम माइनॉरिटी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर एक आदमी एक माइनॉरिटी है, उसमें माइनॉरिटी ऑफ वन है, देयर इज माइनॉरिटी ऑफ वन। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट see you through the prism of caste, creed, religion, race or gender. It sees you only as a citizen, and all laws are applicable to each person equally. हर एक आदमी को हर एक कानून equally applicable है। आपके पर्सनल लॉज अलग है, जो रिलीजन में जो भी आपने जन्म लिया उसके आपके लॉज अलग हैं, और वो लॉज जो हैं वो आपको दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरे हिंदू लॉज जो है वो कोई मुस्लिम को अफेक्ट नहीं करते हैं। सिमिलरली कोई मुस्लिम है तो उसके मुस्लिम लॉज जो है मुझे अफेक्ट नहीं करते। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि
कॉन्स्टिट्यूशन के नजरों में आपको कितनी वोट है? हाउ मेनी वोट्स डू यू हैव? यू हैव वन वोट ओनली। हर एक आदमी को एक ही वोट है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी है तो उसको 10 वोट है। मुकेश अंबानी को भी एक ही वोट है, मेरे को भी एक ही वोट है, आपको भी एक ही वोट है। चाहे मैं अनपढ़ हूं तो भी मुझे एक वोट है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं तो भी एक वोट है। कोई वेटेज नहीं है। हर एक आदमी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में माइनॉरिटी ऑफ वन है, ही इज अ माइनॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर। द स्टेट हैज गॉट नो रिलीजन। जो स्टेट है, मतलब स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, उसका कोई रिलीजन नहीं है। उसको कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करना है, ना उसको उसके प्रति कोई फेवर दिखाना है। असल में क्या होता है वो एक अलग बात है, लेकिन एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ये बात लोगों को बताएं, लोगों को बोले कि भाई तुम हिंदू हो या तुम मुसलमान हो तो ये मत समझो कि तुम मेजॉरिटी हो या तुम माइनॉरिटी हो। यू आर ऑल इक्वल इन द आइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिलीजन है वो हमारे को बाय बर्थ में, हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, आप क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या सिख हैं क्योंकि आप वो फैमिली में पैदा हुए। हमारे जो रिलीजन है उसकी एक किताब होती है जनरली। कुछ रिलीजन्स में बहुत एक्सटेंसिव है, कुछ में नहीं है, लेकिन हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हमारे लिए एक किताब आई 1950 में। वो जो किताब थी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आजाद हुए हम 1947 में। कॉन्स्टिट्यूशन हैंडओवर हुआ नवंबर 1949 में, अप्लाई हुआ 26 जनवरी 1950 में। तो ये डिले क्यों? ये 47 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए तभी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं आ गया? क्योंकि इसमें बहुत सारा मंथन हुआ, बहुत सारे लोग हर एक स्टेट के आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसमें हर एक चीज को डिबेट किया गया, डिस्कस किया गया। उसके बाद में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रेयर है, हर एक कंट्री में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोलते हैं कि बहुत ही एक्सटेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो एक्सटेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना? क्योंकि हमारे में डाइवर्सिटी, हम लोग सब एक ही डायरेक्शन में या एक ही तरह के लोग नहीं हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे को ये जानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट, वो गीता या कुरान या बाइबल जैसा स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए हैं, होते हैं और होते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो एक इवॉल्विंग सोसाइटी। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है लोगों को, और लोगों को बताना जरूरी है। और हमारे को ये जो डाइवर्सिटी है इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। अगर आपको रोज एक ही तरह का खाना मिले तो क्या मजा आएगा? तो जैसे अभी हम बॉम्बे में रहते हैं, कभी हम पाव भाजी खाते हैं, कभी सूती घोटाला खाते हैं, सूती उंगलियों खाते हैं, कभी हम बिरयानी खाते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये हमारे देश को एक वाइब्रेंट एनवायरनमेंट बनाती है। और ये जो मुद्दा चला रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, एक्चुअली ये एक बहुत ही गलत नैरेटिव है। हिंदू खतरे में नहीं है। 8-10% कास्ट वाले जो कास्ट चला रहे हैं, कास्ट सिस्टम चला रहे हैं, वो खतरे में। उन्होंने 5,000 साल तक ये पूरा कास्ट सिस्टम चलाया और हिंदुस्तान के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा। ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनका कंट्रोल खत्म हुआ, उससे पहले उनका पूरा कंट्रोल था। तो वो सिस्टम को वापस लाना चाहते हैं। लेकिन इज इट पॉसिबल टू गो बैक इन टाइम? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल टू गो बैक इन टाइम। जो समय बीत गया, जो हो गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। आपको अगर आपने रिसेंट डेवलपमेंट अफगानिस्तान में देखी होंगी, जहाँ पे तालिबान वापस शासन में आ गया है, तो उनके जो स्पोक्स पर्सन है, अगर आपने उनको सुना होगा, तो वो भी ये बात करते हैं कि हम लोग वापस नहीं जा सकते। वी वांट अ प्रोग्रेसिव नेशन।
some of them are excellent speakers, management graduates from Harvard, Cornell, और वो तालिबान में उनकी एक अलग फिलॉसफी है, एक अलग अप्रोच है. तो it is not possible to go back in time. Therefore, we should always look forward and not backward. दो चीजें और. एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ऑर्गेनाइज, एजुकेट एंड एजुकेट, ये तीन चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है. और उसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है मनी. हम लोग सब पूरा दिन पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो पैसे को समझते हैं. तो पैसे को समझना, पैसा क्या है, व्हाट इज मनी, हाउ इट इज क्रिएटेड, वेयर इट कम्स फ्रॉम, हु क्रिएट्स मनी, हाउ मच ऑफ इट इज क्रिएटेड. अभी मैं आपको एक नंबर दूंगा कि 8 नवंबर 2016 जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस दिन टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन 20 लाख करोड़. 30 जून 2021 की रिपोर्ट है आरबीआई की, करेंसी इन सर्कुलेशन 48 लाख करोड़. तो ये 28 लाख करोड़ कहां से आ गया? कैश. 28 लाख करोड़ कहां से आया, किसने क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं. तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और एक अच्छा सिटीजन बन के लोगों को एजुकेट करना है, खुद को एजुकेट करना है. आप खुद एजुकेट हो गए तो आप लोगों को एजुकेट करना है. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. विनोद चंद सर से ये एक बात हमें समझ में आती है.